नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पहली खबर में बताएंगे कि दिल्ली के स्कूलों को धमकी का चुनावी कनेक्शन क्या है। राजधानी में मासूमों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कौन कर रहा है। क्या दिल्ली का चुनाव भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा का 54 सेकंड वाला वीडियो आज ट्रेंडिंग क्यों है, दिखाएंगे आपको। तीसरी खबर, बिहार में आज हुई दही चूड़ा पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई होगी। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में कौन सी सियासी खिचड़ी पकती नजर आई, हम बताएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें पहले शाही स्नान पर कुंभ की संपूर्ण कहानी आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले बात दिल्ली चुनाव की ही करेंगे, क्योंकि हर दिन राजधानी का चुनावी रण एक नई दिशा में जाता नजर आ रहा है। आज इसमें स्कूल के मासूम बच्चों और आतंकी अफजल गुरु की एंट्री हो गई है। अहम यह है कि राजनीतिक दलों की लड़ाई में स्कूल के मासूम बच्चों को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। स्कूली बच्चों को चुनावी लड़ाई के केंद्र में कौन लेकर आया, आगे हम इसको विस्तार से बताने वाले हैं। स्कूली बच्चों को लेकर शुरू हुए सियासी संग्राम का कनेक्शन दिल्ली के स्कूलों को बम वाली धमकी से जुड़ा हुआ है। आज इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि धमकी को लेकर एक छात्र को पकड़ा गया है। इस छात्र के पिता एक एनजीओ से जुड़े हुए थे, जिसका कनेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से रहा है। ये एनजीओ आतंकी अफजल गुरु की फांसी का भी विरोधी था। अब पुलिस जांच कर रही है कि इस पूरे कृत्य के पीछे किस राजनीतिक दल का हाथ है और क्या एनजीओ के जरिए दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। पहले पुलिस का बयान सुनिए, इसके बाद इस मामले में शुरू हुई राजनीति की फाइल आपके लिए खोलेंगे। जो बच्चा ये ईमेल भेज रहा था, जो लैपटॉप है और उसके जो मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करता था, उसकी हमने फोरेंसिक जांच की तो हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं, वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। इधर पुलिस ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उधर बीजेपी भी इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करने सामने आ गए। बीजेपी ने पुलिस के खुलासे को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस ने अपने बयान में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था, लेकिन बीजेपी ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का नाम लेकर बड़ा हमला बोला। इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनाव से पहले एक नए घमासान की शुरुआत हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे। दिल्ली का जो पुलिस विभाग है वो बीजेपी के दफ्तर में शिफ्ट हो गया 15 दिन के लिए। आप बच्चों के सुरक्षा के मुद्दे पे खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। 10 महीने से दिल्ली में स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिल रही है। मैंने पार्लियामेंट में उस मुद्दे को उठाया, आप तब तक कुछ नहीं बोले। तो ये फर्जी ड्रामा आप करने के लिए चुनाव के 15 दिन पहले आए हुए हैं। आपसे उनका क्या संबंध है, आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए 2 टूक शब्दों में। मासूमों के बाद दिल्ली चुनाव का हिंदू मुस्लिम चैप्टर आपके लिए खोलते हैं। वोटिंग से 21 दिन पहले राजधानी में हिंदू मुसलमान पर सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? क्या बीजेपी का टारगेट केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताकर वोटों का ध्रुवीकरण करना है? ये सारे सवाल नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के लिए एक वीडियो से उसके बाद ही शुरू हुए हैं। 54 सेकंड के वीडियो में प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। प्रवेश वर्मा के मुताबिक दिल्ली चुनाव में धार्मिक आधार पर वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सबसे पहले आप प्रवेश वर्मा का ये वीडियो देखिए, इसके बाद राजधानी में हिंदू मुस्लिम पर शुरू हुए सियासी रण का विश्लेषण करेंगे।
केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या ये वेरिफिकेशन मस्जिदों और दरगाहों में भी होगा या केवल हिंदू समाज को बांटने की कोशिश होती रहेगी? ये जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये काम हो रहा है और ये हमारे समाज को बांटने का काम हो रहा है, हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सारे रिलीजियस प्लेसेस पर, सारे मस्जिद और दरगाह में भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी वोटर का वेरिफिकेशन हो। हम इसको बिल्कुल भी ऐसी साजिश को नाकाम करेंगे। मैं चुनाव आयोग से ये आग्रह करता हूं कि कृपया ऐसे किसी एक समाज के मंदिरों को, वाल्मीकि मंदिरों को टारगेट ना करें। अगर आपने वोटर वेरिफिकेशन कराना है तो सभी समाज के सभी रिलीजियस प्लेसेस पर, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, चर्च हो, अगर हिंदुओं के मंदिरों में हो रहा है वेरिफिकेशन तो ये सारी जगह पर भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। प्रवेश वर्मा का जो वीडियो आपने देखा वो 14 जनवरी को सुबह 9:26 पर पोस्ट किया गया। इससे पहले उन्होंने 12 जनवरी को शाम 7:32 पर दिल्ली के एक वाल्मीकि मंदिर का वीडियो पोस्ट किया। 2 मिनट 57 सेकंड के इस वीडियो को लेकर प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि चुनाव आयोग की टीम एक वाल्मीकि मंदिर में वोटरों का वेरिफिकेशन करने पहुंची थी। वीडियो में कुछ लोग टीम के साथ बहस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ प्रवेश वर्मा ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चुनाव आयोग वाल्मीकि मंदिर में घुसकर वेरिफिकेशन करने पहुंचा। ये वाल्मीकि समाज का सीधा सीधा अपमान है। सवाल है, क्या चुनाव आयोग मस्जिदों, दरगाहों में भी ऐसा कदम उठा पाएगा या धर्मनिरपेक्षता केवल दिखावा है? हालांकि एबीपी न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वैसे प्रवेश वर्मा के आरोपों को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बीजेपी का हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स वाला चुनावी स्टंट है। इस स्टंट के और क्या सियासी मायने निकलते हैं वो आपको बताते हैं। बीजेपी की कोशिश केजरीवाल को हिंदू विरोधी साबित करने की है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि केजरीवाल सिर्फ वोटों के लिए हिंदू हित की बात करते हैं। बीजेपी केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड की धार को कमजोर करने के लिए ये दांव चल रही है। दलितों पर फोकस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बीते दिनों चुनाव में इस वर्ग का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर दिल्ली के सियासी गलियारों में हिंदू मुस्लिम वाली नई बहस की शुरुआत हो गई है, जिसमें दोनों तरफ से चिंगारी भरे बयान सामने आ रहे हैं। केवल मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पे कोई बाहर के लोग आके रहते हैं। और यहाँ के मस्जिदों को भी देखिए, एक एक मस्जिद में 300-300 वोट बनाओ। सारी एजेंसीज भाजपा के पास है, अब क्यों याद आ रहा है उनको? हम तो कब से कह रहे हैं कि भाजपाई देश में इलीगल तरीके से रोहिंग्या को बसाते हैं। धार्मिक स्थलों में केवल हिंदुओं का जो सर्वे है वो ना किया जाए, वोटों की गिनती के लिए सभी धार्मिक स्थलों का किया जाए। देश में कानून का राज है, जो कानूनन सही होगा वो होगा। दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने सब कुछ वो किया है जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ी। सीधे तौर पर देखें तो बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर साधने की कवायद में जुटी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को हिंदुओं का भी अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम ये साबित करता है। हालांकि 2015 के मुकाबले 2020 में आम आदमी पार्टी को मिलने वाले हिंदू वोटों में कुछ गिरावट जरूर आई, लेकिन इस गिरावट की भरपाई के लिए केजरीवाल ने इस बार अपने हिंदुत्व कार्ड को नए सिरे से रिचार्ज किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राजनीति का जो मुफ्त वाला मॉडल लॉन्च किया, उसने जाति धर्म वाले समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। आम आदमी पार्टी को हर धर्म और समुदाय का वोट मिला। 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी को हिंदुओं के 51% वोट मिले, मुस्लिमों का 77% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में गया। इसके अलावा 57% सिख और 63% अन्य धर्म समुदाय के लोगों ने भी आपको वोट किया। 2020 के चुनावों में आपको हिंदुओं का 48%, मुस्लिमों का 83%, सिखों का 67% और अन्य का 63% वोट मिला। यानी हिंदू वोटों में 3% की कमी आई। फिर भी 2020 तक हिंदुओं का बड़ा तबका आम आदमी पार्टी को वोट करता रहा। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई।
अब बीजेपी की नजर इसी हिंदू वोट बैंक को एकजुट कर अपने पाले में लाने की है, क्योंकि इस वोट बैंक में सेंध लगाए बिना बीजेपी का दिल्ली की सत्ता में पहुंचने का सपना पूरा होने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में हिंदू समुदाय के 82% वोटर हैं जो अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। क्योंकि इस बार मुसलमानों का वोट AIMIM, कांग्रेस और बाकियों के बीच बंटने की आशंका है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर हिंदू वोट भी आम आदमी पार्टी के पाले से खिसका तो बीजेपी आसानी से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सरकार बना लेगी। हालांकि हिंदू वोटों को अपने साथ जोड़कर रखने के लिए इस बार अरविंद केजरीवाल ने कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के साथ सनातन सेवा समिति का गठन शामिल है। अब बीजेपी केजरीवाल के इसी दांव को हिंदू मुस्लिम वाले राजनीतिक हथियार से कमजोर करना चाहती है, क्योंकि उसे बीते चुनाव के आंकड़ों से उम्मीद दिख रही है। 2015 के चुनाव में बीजेपी को हिंदुओं का 37% वोट मिला, जबकि 2020 के चुनाव में ये आंकड़ा बढ़कर 46% तक जा पहुंचा, यानी हिंदू वोट में 9% का इजाफा हुआ। इसी वोट प्रतिशत को बढ़ाने और सरकार बनाने के लिए बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ एंटी हिंदू वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। बीजेपी ने कहा था कि केजरीवाल ने मौलवियों की सैलरी पहले ही तय कर दी थी। पुजारियों और ग्रंथियों की याद 12 साल बाद चुनाव से पहले आई। माना जा रहा है कि बीजेपी की इस रणनीति में पर्दे के पीछे संघ भी उसकी मदद कर रहा है। संघ के कार्यकर्ता ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का माहौल तैयार कर रहे हैं, यानी दिल्ली की चुनावी लड़ाई हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज के बहाने खूब सियासी खिचड़ी पकती दिख रही है। बिहार के गलियारों में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज पर सबकी निगाहें होती है। उसे विशुद्ध सियासत से जोड़कर देखा जाता है। दही चूड़ा भोज पर कौन किसे आमंत्रित कर रहा है, कौन किसके बुलावे पर भोज से दूर रहता है, कौन किसके साथ बैठकर दही चूड़ा खा रहा है और कौन किस तरह के बयान दे रहा है, उसके भी दूर तक मायने निकाले जाते हैं। आज भी दही चूड़ा भोज पर बिहार से आई तस्वीरों और बयानों के दूर तक मायने निकाले जा रहे हैं। हम आपको एक एक तस्वीर के मायने समझाएंगे और बताएंगे। पहली तस्वीर राबड़ी देवी के आवास की है, जहां सिर्फ आरजेडी कार्यकर्ताओं को दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया गया। दूसरी तस्वीर बीजेपी दफ्तर से सामने आई, जहां एनडीए के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। और तीसरी तस्वीर चिराग पासवान के कार्यालय की है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के आमंत्रण पर पहुंचे। चिराग पासवान वहां उस समय मौजूद नहीं थे। नीतीश कुमार कुछ मिनट रुके और चिराग के आने से पहले ही चले गए। अब सबसे पहले बात राबड़ी के आवास पर दही चूड़ा भोज की, जहां सबसे आगे लालू प्रसाद यादव दिखाई दे रहे थे। उनके पीछे दाईं तरफ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी बैठे नजर आए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक वहां गजक और तिलपट्टी के साथ शुभकामना संदेश देने के लिए पहुंचे थे। खबर है वहां आरजेडी के नेताओं विधायकों को तो निमंत्रण दिया गया था, लेकिन सहयोगी दल कांग्रेस को इस दही चूड़ा भोज से दूर रखा गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? लेकिन लालू के घर से असल सियासी खिचड़ी पकी उनकी बेटी मीसा भारती के बयान से। मीसा भारती ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में नीतीश के साथ आने की अटकलों पर लगे विराम को फिर से हटा दिया। मीसा ने कहा, खरमास खत्म हो गया, अब शुभ काम होंगे और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। तो से देखा गया है कि मकर संक्रांति के बाद कुछ न कुछ राजनीति में उथल पुथल होता है, तो शायद इस बार भी होगा। खरमास के बाद शुभ काम होता है। मीसा भारती के इस बयान ने उन आशंकाओं को फिर बड़ा कर दिया जिसकी सुगबुगाहट बिहार के सियासी गलियारों में लगातार घुमड़ रही है। और ठीक मकर संक्रांति के मौके पर मीसा भारती के इस बयान से पकने वाली खिचड़ी को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 2 हफ्ते पहले कुछ इसी तरह का बयान लालू प्रसाद यादव ने भी दिया था। कल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। याद कीजिए, नए साल के मौके पर नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरने वाले तेजस्वी लालू के बयान के बाद नरम पड़ गए थे। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोल। हालांकि लालू के परिवार से ही आज चाचा नीतीश कुमार के लिए दूसरा बयान भी आया।
ये बयान लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने दिया, जिनके मुताबिक अब चाचा की वापसी का सवाल ही नहीं बनता। नीतीश जी को आने का कोई इन्विटेशन हमको देने का नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर। हालांकि इस हाँ और ना के बीच अटकलों का बाजार एक बार फिर सुलग उठा है। सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई खिचड़ी के बाद बिहार की राजनीति में खेला होने वाला है। जो नीतीश कुमार की एक्टिविटी है, जो लालू प्रसाद का बयान है, आज मीसा भारती का बयान है, उसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं न कहीं मकर संक्रांति की खिचड़ी के साथ राजनीतिक खिचड़ी भी पक रही है। मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ खेला हो सकता है और नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। इसके पीछे लालू के बयान पर नीतीश का उस समय आया जवाब है, जिसमें उन्होंने बोलकर भी कुछ नहीं बोला था। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार के यू टर्न का पुराना इतिहास रहा है। उन पर उठ रही अटकलों को कम से कम बिहार में तो कोई भी हल्के में नहीं लेता। उसके पीछे है पिछले साल यानी 2024 की बड़ी घटना। 15 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार लालू यादव के यहां मकर संक्रांति भोज में शामिल हुए थे। उसके 13 दिन बाद 28 जनवरी को ही उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन में बिहार के सीएम पद की शपथ ले ली थी। साल भर बाद बिहार की सियासत में फिर नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के खेमे में जो भी हलचल और बयानबाजी हुई, बिहार में एनडीए गठबंधन के सहयोगियों ने उस पर पानी डालने का भरपूर प्रयास किया। वर्षों से देखा गया है कि मकर संक्रांति के बाद कुछ न कुछ राजनीति में उथल पुथल होता है, तो शायद इस बार भी होगा। ये मुंगेरी लाल के सपने अब पूरे नहीं होने वाले हैं। अब खेला बिहार की जनता समझ चुकी है इन लोगों का। इस बार जनता बता देगी कि खेला किनके साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो कहीं भी नीतीश कुमार से मेल नहीं खाती है, तो लेकिन फैसला नीतीश जी को करना है स्वाभाविक तौर पर। नीतीश कुमार जी को सभी लोग चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि मजबूती से एनडीए का नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं और इस विधानसभा के चुनाव में जनता मुहर लगाएगी। कह चुके हैं कि 2025 में जो अगला लीडर होगा बिहार का, जो अगला मुख्यमंत्री होगा, वो माननीय तेजस्वी जी होंगे। लालू जी पुत्र मोह में व्याकुल तो है ही। दरअसल बिहार में कोई वैकेंसी ही नहीं। बात चिराग पासवान के दही चूड़ा आयोजन की कर लेते हैं। पटना में एलजीपी रामविलास के दफ्तर में दही चूड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीतीश कुमार भी आमंत्रित थे, लेकिन जब नीतीश एलजीपीआर के कार्यालय पहुंचे तो चिराग पासवान वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और कुछ ही देर में बिना दही चूड़ा खाए वहां से निकल गए। ये तस्वीरें उसी समय की हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या चिराग को नीतीश के आने की खबर नहीं थी? क्या चिराग का गायब होना महज इत्तेफाक है? चिराग जानबूझकर नीतीश के सामने नहीं गए या नीतीश कुमार जानबूझकर पहले पहुंच गए? हालांकि खबर यह भी है कि चिराग की पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का समय 12 बजे रखा गया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सुबह 10:08 पर ही पहुंच गए। वो 5 मिनट रुके और 10:13 पर वहां से निकल गए। ऐसे में नीतीश के जल्दी आने और चिराग के गैर हाजिर रहने पर कई सवाल हैं। इन सवालों के सुलझने के पीछे नीतीश और चिराग के पुराने रिश्ते भी हैं। हालांकि बाद में दोनों के बीच रिश्तों के सामान्य होने की कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और इस बीच आपको बता दें, महागठबंधन में नीतीश की वापसी पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी खबर तेजस्वी यादव का दरअसल ये बड़ा बयान है, कोई कयास लगाने का मतलब नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है, अब सीधे चुनाव में जनता तय करेगी। कोई मतलब नहीं, देखिए कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी या जनता का फैसला सर आंखों पर होगा।